फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और इस टाइम अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा और प्री बोर्ड के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये सीरीज है ही एग्जाम ओरिएंटेड। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो टॉपिक हम अलग अलग जो है वो वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमने क्लियर करने, लेकिन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी में हम वही चीजें पढ़ेंगे जो कि फाइनल एग्जाम में हमें हेल्प करेंगी। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा हर चैप्टर के एतबार से, जो कि हर पेपर में आते हैं और ऑब्वियसली आपके पेपर में भी आएंगे इंशाल्लाह। हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स का जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें आपने करनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। दो टॉपिक हैं हमारे पास। नंबर 1, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यानी कि आपके पास एक पहाड़ है, उसकी खुदाई की है आपने, वहां से कुछ मेटेरियल्स आपके पास आ गए। और वो चीज़ होती है जिसमें कोई मेटल नेचुरली एग्जिस्ट करती है और आपने अलाय कैसे बनानी है। अलाय वो चीज़ होती है जिसमें हम दो मेटल्स को मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं उनका। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड अलाइंग देम, ये हमने पढ़ना है। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट या कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ये वो टॉपिक है जो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मेन टॉपिक आपका जो है वो फर्स्ट टॉपिक है। अच्छा, आपकी बुक में ना ये रिएक्टिविटी की आपके पास एक सीरीज दी हुई है कि कैसे कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे मेटल कम रिएक्टिव है। इसी की बेस पे मेटल्स को 3 तरीके से हम जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड क्या है कि हम उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक आपके पास एनोड होता है और एक आपके पास क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा अभी। तो एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल रखी होती है और इस कैथोड पे हमने प्योर मेटल को कलेक्ट करना होता है। तो उसकी बेस पे एनोड से मेटल आके कैथोड पे चिपकती रहती है और हम इसी की मदद से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। कुछ मेटल्स गिवन है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी एमसीक्यूज है कि कौन सी मेटल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होती है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरा देख लें। जनरली लेफ्ट साइड पे जो आपके पास मेटल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस हम इलेक्ट्रोलिसिस से निकालते हैं। ठीक है, सोडियम को डाउन सेल से निकालते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। और बाकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है इनको निकालते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस से ही है। कार्बन जो है, कार्बन के नीचे अगर हम बात करें तो जिंक, आयरन और लेड जो है इनको हम रिडक्शन से निकालते हैं। ठीक है, इनको हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके इनके ऑक्साइड से इनको या सल्फेट से हम इनको निकाल लेते हैं यूजिंग कार्बन, कोक और चारकोल। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर अक्सर जो है ना वो प्योर फॉर्म में होती हैं। कॉपर का यहाँ जिक्र है, कॉपर को भी हम इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, अक्सर कॉपर जो है ना वो आपके पास ऐसी फॉर्म में होता है जिसको हम आप कह लें कि ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, उसको हम जो है वो रिड्यूस करके लेके जाते हैं मेटल्स के फॉर्म में। लेकिन कॉपर के लिए भी हम अलग से मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का जिक्र उन्होंने किया हुआ है लेकिन हम इसको उस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं। इस स्लाइड को अगर मैं समराइज करूँ तो हमने क्या कहा, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि क्या हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से ही निकलती हैं। और वो मेटल्स खास करके कौन सी मेटल्स हैं, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और कॉपर को भी हम प्योरीफाई करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से ही। सेकंड, हमने कहा कि जिंक, आयरन और लेड ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम रिडक्शन से करते हैं। थर्ड, हमने क्या कहा, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो प्रीशियस मेटल हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना वो निकलती हैं, तो इसलिए हमें ऐसे प्योरीफाई नहीं करना पड़ता। अब अगर हमें प्योरीफाई करना है तो हमने कैसे जो है ना किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लायक कैसे बनानी है। तो 7 स्टेप का प्रोसेस है। पहले जो 4 स्टेप जो है ना वो उसकी एक्सट्रैक्शन है कि मेटल को कैसे आपने निकालना बाहर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन कह लें। दूसरे जो 3 मेथड हैं, 5वां, 6वां और 7वां, वो है कि मेटल को कैसे मिक्स करना है आपने। तो एक्सट्रैक्शन, पहले आप मेटल को निकालते हैं
फिर रोस्ट करते हैं, फिर स्मेल्ट करते हैं। स्मेल्टिंग और मेल्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन स्मेल्टिंग में क्या होता है कि आप मेटल को प्योरीफाई करने के लिए उसको मेल्ट करते हो, उसके ओर्स को। फिर अल्टीमेटली प्योरीफिकेशन करते हैं मेटल्स की यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे मेटल की एक्सट्रैक्शन खत्म है। इसके बाद हम मेटल को अलाइ फार्म करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ऐसा, आप इसको बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी आपको। तो एक्सट्रैक्शन में क्या है कि आपने भाई इसको क्रश किया, ग्राइंड किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर आपने उसको मुख्तलिफ लिक्विड में ऐड किया जिसके ऊपर वो फ्लोट करना शुरू हो गए। या फिर समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे रील्स वगैरह में देखा होगा आपने कि मैग्नेट होता है, उसको उसमें से घुमा रहे होते हैं, तो मैग्नेट के साथ जो आयरन है वो क्या होता है, चिपक जाता है। उसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। समटाइम उसको घुमा घुमा के ना, गोल घुमा घुमा के उसको सेपरेशन करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल सेपरेशन कहते हैं। ये बहुत सारे फिनोमेना है जिसकी बेस पे क्या होता है कि मेटल्स को कंसंट्रेट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करना, फिर उसको कंसंट्रेट कर देना। कंसंट्रेट में कोई खास नहीं है, बहुत सारी टेक्निक हम यूज करते हैं, डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। रोस्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मेटल को पकड़ के उसको जला दो, जितने भी मेटल्स है ना उसके ओर्स हैं उसको जला दो। तो जलाने से क्या होगा कि वो जितने भी सल्फाइड्स होंगे वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, और अल्टीमेटली ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर प्योर मेटल आ जाएगी या फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपने क्या क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर को आपने एयर के अंदर मेल्ट करना शुरू कर दिया। तो एयर के अंदर जैसे मेल्ट किया तो वो या तो वो खुद प्योर फॉर्म में आ जाएगी या फिर उसके ऑक्साइड बन जाएंगे। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। वही रोस्टिंग है जो आप अपने मुर्गे को रोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं करते, उसको आप आग के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड, जिंक ZnS, इसका नाम आप याद रखिएगा, समटाइम MCQs में वो ट्रिक कर जाता है आपको। ZnS को कहते हैं जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहते हैं, सिनाबार कहते हैं मरकरी के सल्फाइड को, और कॉपर जो है ना वो पायराइट, और जो है इसको आपने क्या किया, इसको आपने रोस्ट किया। तो जिंक और मरकरी जो है वो, तो जिंक चला गया अपने ऑक्साइड में, मरकरी जो है ना वो प्योर फॉर्म में आ गया, लेकिन कॉपर जो है वो अपने सल्फाइड फॉर्म में आया और साथ में आयरन सल्फाइड फॉर्म में आया। यहाँ ये चीज जानना बड़ी जरूरी है कि आपने कॉपर को जब जलाया, आपने कॉपर को जब रोस्ट किया, तो कॉपर किस तीन चीजों में गया, तीन चीजों में, कॉपर सल्फाइड में, आयरन सल्फाइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। अब जो ये आपके पास कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, वो तो निकल जाएगी, वो तो खुशबू है, हवा में बिखर जाएगा। अब प्रॉब्लम जो है वो क्या है, इनका, इन दोनों का मसला है, कॉपर सल्फाइड का और आयरन सल्फाइड का। तो इनको हमने अलग करना है, इसमें से हमने कॉपर को निकालना है। तो इस प्रोसेस में स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग में भी हम कॉपर को नहीं निकाल सकते। स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर और के लिए दो स्टेप अलग से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला वाला मेथड जो है ना, ये जनरलाइज मेथड है, इसमें कॉपर स्मेल्ट नहीं होता, इसमें बाकी सारी ओर्स जो है ना आप अपनी मेटल्स आइंस से मेटल बना सकते हैं, लेकिन स्मेल्टिंग का एक स्पेसिफिक मेथड है जो 2 स्टेप मेथड है, वो आगे आने वाला है, उससे हम जो है वो कॉपर को निकालते होते हैं। तो स्मेल्टिंग क्या है, ऐसा मेथड जिसमें मेटल आयंस को हम फ्री मेटल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे Fe2O3, Fe के ऊपर चार्ज क्या है, ये वाला +3, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2। तो Fe3 पॉजिटिव को हमने Fe0 में कन्वर्ट किया। तो ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस है। जो एजेंट यूज होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। रिडक्शन का प्रोसेस और एजेंट कौन से कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर जो है वो इस मेथड से नहीं निकलता, पहली बात। आयरन को हमने क्या किया है, आयरन मेटल में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है क्या। सेकंड, हमने टंगस्टन जो है W को, इसको हमने टंगस्टन सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर चार्ज क्या था, इसके ऊपर चार्ज था +6। अब +6 के ऊपर चार्ज था, +6 से हम इसको 0 पे लेके गए सॉल्ट फॉर्म में, तो उस केस में ये जो है ना अभी क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्म में आ गया। तो ये आइंस से
फ्री मेटल में हम लेके आ गए। तो स्मेल्टिंग एमसीक्यूज में भी आता होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें रिड्यूस्ड मेटल आयन को हम फ्री मेटल आयन में कन्वर्ट करें, फ्री मेटल में कन्वर्ट करें, वो क्या कहलाता है, वो स्मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें करते क्या क्या है, आप उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक कार्बन जिसको कोक यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन। ठीक है, सो जिंक की सिमिलर बात करें तो जिंक यहाँ पे क्या है, जिंक यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव जिंक इसमें गया है 0 में गया, तो ये सिंपल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मेटल यहाँ पे आके वो कहते हैं ना कि यहाँ पे आके आपका भाई पिघल गया, तो यहाँ मेटल आके पिघल के आयन से वापस कन्वर्ट होके अपनी सॉल्ट फॉर्म में चली जाती हैं। कॉपर का केस थोड़ा डिफरेंट है। कॉपर में हमने क्या कहा कि कॉपर जब हम हीट करते हैं तो कॉपर सल्फाइड बनता है और आयरन सल्फाइड बनता है। हम जब कॉपर को इस प्रोसेस से गुजारते हैं, रोस्टिंग जो हम ये स्मेल्टिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉपर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रोसेस में जो आयरन सल्फाइड होता है वो कन्वर्ट होता है, आयरन सल्फाइड कन्वर्ट होता है आयरन ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट होता है सिलिकेट्स में। ठीक है, तो with coke and sand at above 1100 the material melt and separate into 2 layers. The bottom layer जिसके अंदर कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड रहेंगे उसको मैट कहते हैं, और ऊपर वाली जो लेयर है उसमें सिलिकेट होंगे जिसमें आयरन ऑक्साइड और सैंड जो है ना वापस में मिल जाएंगे। इस प्रोसेस में कुछ तो आपके जो है ना वो आयरन सल्फाइड निकल गया, लेकिन सारा आयरन सल्फाइड नहीं निकला। फिर हम एक प्रोसेस करते हैं बेस्मराइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अभी तक के जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं, जितनी भी डिस्कशन की है, उस डिस्कशन में एक तो जरूरी पॉइंट था कि कौन सी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सा, और स्मेल्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, आयरन या कोई भी और मेटल जो है वो कैसे निकलती है। फिर हमने कॉपर में कहा था 2 मेथड है, एक मेथड जो है ना वो पहला मेथड था, दूसरा जो है वो स्टेप कह लें, मेथड नहीं है, वो है बेस्मराइजेशन। तो बेस्मराइजेशन में एक प्रॉपर बेसिमर कन्वर्टर होता है जो कि स्पेसिफिकली यूज होता है कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हमारे पास क्या है, जो आपके पास कॉपर, मॉडर्न कॉपर का मैट आता है, उसमें आपने क्या क्या करना है, उसको आपने बेसिमर कन्वर्टर में डाल देना है। आयरन सल्फाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और स्लैग की फॉर्म में निकल जाएगा। आयरन सल्फाइड स्लैग की फॉर्म में निकल गया, पीछे क्या रह गया, कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर सल्फाइड को आपने ऑक्सीडाइज करना है, तो कॉपर सल्फाइड पहले कॉपर ऑक्साइड में जाएगा और कॉपर ऑक्साइड जो है वो फर्दर कॉपर सल्फाइड से मिलके सिंपल कॉपर में आ जाएगा। सो सिंपल प्रोसेस है, एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड जो ना ऑक्सीडाइज होगा, रिमूव हो जाएगा स्लैग की फॉर्म में। वही बात जो हमने की, फाइनल स्मेल्टिंग स्टेप में क्या होगा, कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रोसेस में यही कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो क्या होगा, फर्दर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फाइड। सो इस केस में जो आपके पास कॉपर आया है वो है 97 to 99% प्योर। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना बबल्स होते हैं SO2 के गैस के, तो इसको बेस्मराइजेशन प्रोसेस जो है ना वो प्योर आयरन और स्टील को भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्योर आयरन से स्टील को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, कॉपर के अलावा और किस काम के लिए बेस्मराइजेशन इस्तेमाल होती है, प्योर आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो अब अगर हमने यूज करना हो, अगर हमारे पास कोई मेटल आ गई है और वो हमने इसको प्योर करना हो यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, या फिर अगर हमारे पास स्मेल्टिंग से कोई मेटल आई है वो प्योर नहीं है, उसमें कोई इंप्योरिटी है, कोई और मेटल की इंप्योरिटी है, लाइक मैं कहता हूँ कॉपर के अंदर आयरन की इंप्योरिटी है, कॉपर के अंदर किसी और मेटल की इंप्योरिटी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे जी रिफाइनिंग प्रोसेस में या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में। तो मेटल ऑब्टेन्स रिजल्ट ऑफ स्मेल्टिंग कंटेन सम इंप्योरिटी, तो उसको रिफाइन करना जरूरी है। तो पहला मेथड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिफाइनिंग। अब यहाँ बच्चों आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपने पढ़ी है ना वो सारी याद आ जाएगी दोबारा। देखो मैंने बताया था कि रेड कैट होती है, क्या होता है, रेड कैट, और एन ऑक्स होता है। रेड कैट का मतलब सुर्ख बिल्ली, सुर्ख बिल्ली नहीं, रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे। ठीक है,
तो अब किसी भी मेटल को, फॉर एग्जांपल Cu2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्योर मेटल होगी वो उसका क्या होगी? वो कैथोड होगा, क्योंकि क्या कैथोड पे हमने क्या करवानी, रिडक्शन करवानी है, मेटल को यहां पे चिपकाना है हमने, ठीक है। और एनोड क्या होगा बच्चे? एनोड होगा आपके पास इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, तो आपने प्योर इम्प्योर मेटल रखी और उसको आपने हीट किया, यानी आपने उसके अंदर हीट तो नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो एक तरफ से दूसरी तरफ आपके मेटल्स आना शुरू हो गई। इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी शामिल होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलैटिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है प्योर मेटल से, जो है ना, इम्प्योर मेटल एनोड पे होती है, प्योर मेटल कहाँ पे होती है? कैथोड पे। हम इधर से जो है ना वो छोड़ छोड़ के मेटल्स को दूसरी तरफ चिपका रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो एक प्योर फॉर्म में आपके पास कॉपर आ जाती है। अच्छा सर, चिपकाते हैं किस पे? चिपकाने के लिए भी हम ये करते हैं कि एक प्योर मेटल की बार ले लेते हैं जिसके ऊपर वो आके चिपकता रहता है, ठीक हो गया। सो अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखा जाए तो कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होता है कॉपर आयन में, और जो कॉपर आयन्स होते हैं वो यहाँ से कन्वर्ट होते हैं सिंपल कॉपर प्योर फॉर्म में। तो ये आपके पास हाईली प्योर फॉर्म में जो है वो कॉपर आ जाता है। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो डिस्टिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन का तो पता है आपको कि हम उसको मेल्ट करके प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम मेल्ट करके उसको कन्वर्ट करवा सकें, यानी कि आपने ऐसी मेटल्स ली जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम था, तो आपने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके उसको पहले ही निकाल लिया, बाकी मेल्ट नहीं हुई तो वो जो मेल्ट नहीं हुई उसको हमने अलग कर लिया। बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है एलॉइंग का प्रोसेस। अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी मेटल की ओर लें, उसको जलाएं, ऑक्साइड बनेंगे, उनको आप कन्वर्ट कर दें, रिड्यूस कर दें मेटल के फॉर्म में। अगर नहीं होता तो फिर आप बेसिमिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें से गुजारें तो वो सेपरेट हो जाएगी। आखिर में डिस्टिलेशन कर लें तो नॉट अ बिग डील। अगर फिर भी मेटल प्योर नहीं होती तो आप फिर इलेक्ट्रिकली उसको प्योर करें, एनोड रखें इम्प्योर का, कैथोड रखें प्योर का, और उसको चिपका दें। सही है। अब आता है अलॉइंग का मेथड, और ये अलॉइंग का मेथड पहली दफा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो कि आने उनमें से एक तो आएगा, तीनों आ जाए आई डोंट नो, एक एक तो आएगा, आपके चैप्टर ज्यादा हैं, एक आएगा उसमें से। नंबर 1 स्मेल्टिंग क्या होती है, नंबर 2 मेस्मराइजेशन क्या होती है, नंबर 3 अलाइंग क्या होती है। कैटालिसिस का आई डोंट थिंक सो कि आ सकता है, लेकिन अलाइंग के ऊपर वो आपका पक्का आपका जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अलाइंग क्या होता है जी? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेटल्स। एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद आपने अल्टीमेटली उससे जो नेट रिजल्ट निकाला वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक मेटल थी आयरन, आपने उसके साथ कंबाइन कर दिया कोई और मेटल, कार्बन मिक्स कर दिया, कैडमियम मिक्स कर दिया, तो अब वो क्या हो गया? वो आयरन की बजाय स्टील बन गया। जब वो स्टील बना तो स्टील की प्रॉपर्टी इंप्रूव हुई। अब कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव हुई? आयरन को जंग लगता है, स्टील को जंग नहीं लगता, स्टेन नहीं होती। अगर उसके ऊपर स्टेनिंग नहीं होती इसलिए इसको कहते हैं स्टेनलेस, ठीक है। स्टेनलेस स्टील आपके पास आ जाता है। सो इंप्रूवमेंट हुई ना, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ ऐड करने से क्या हुआ? अल्टीमेटली आपके पास अलॉइंग बन गया। तो अलॉइंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेटल्स विद वन और मोर अदर एलिमेंट टू इनहेंस इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या? स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, और हार्डनेस होती है। यानी कि खींच के तारे बनाना, मार मार के शीटें बनाना, वो जो स्लाइड है वो भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। होता कैसे है? पहला सिंपल मेथड, अर्तुगरुल गाजी में ये सारा कुछ देखा होगा आपने। वैसे भी जब भी मूवीज देखें तो उसमें आपने जब तलवारें बनती हुई देखी होंगी, उसमें क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको फिर एक सांचे में फेंकते हैं और वो निकाल लेते हैं, या फिर मेल्ट करते हैं और मार मार के उसको कूट कूट के उसको सही तरीके से शेप में लेके आते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं। वो सारे प्रोसेस आगे। पहला है मेल्टिंग एंड मिक्सिंग। मेल्ट करें, मिक्स करें, फिर छोड़ दें तो वो क्या होगा? वो बन जाएगा। स्टील इसी मेथड से बनता है।
ठीक है। बेस मेथड इज मेल्टेड अलाइंग एलिमेंट आर एडेड टू द मोल्टन मेटल, द मिक्सचर इज थॉरली स्टिर्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट। खत्म। दूसरा है पाउडर मेटलर्जी। आप पहले फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर को मिक्स करेंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे, फिर जो है उसको आप हीट करके बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि मेल्टिंग पहले हो मिक्सिंग बाद में हो, तो वो पहला मेथड है। दूसरा मिक्सिंग पहले हो मेल्टिंग बाद में हो, या मेल्टिंग तो नहीं होती, मतलब हीटिंग होती है, हीटिंग बाद में, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं पाउडर मेटलर्जी। थर्ड मेथड जो है मैकेनिकल अलॉइंग। मैकेनिकल अलॉइंग में आप जो है ना वो क्या क्या करते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा जापानीज का कि वो कप को तोड़ते हैं। पहले जो कप है उसको ब्रेक करते हैं, फिर ब्रेक करने के बाद जहां जहां से वो कप ब्रेक हुआ होता है ना, वहां वहां से वो सोने की फिलिंग करते हैं। जहां जहां से कप टूटा हुआ होता है वहां वहां से वो जो है ना वो सोने की फिलिंग करते हैं। तो उस फिलिंग से उसका एक यूनिक सा जो है ना वो स्टाइल आ जाता है। उस तरह आप क्या क्या करते हैं, अलॉय ऐसे बनाते हैं, कुछ खास पोर्शन में फ्रैक्चर करते हैं अपने मेटल को, उसमें वो रॉड या कोई उस तरह की चीजें आप पुट करते हैं, जिसको मैकेनिकल अलॉइंग कहते हैं। ठीक है। इससे एक नेचुरल ब्लेंड आता है आपके मटेरियल के अंदर। समटाइम ये होता है सुराख करके उसके अंदर दूसरी मेटल जो है ना वो रॉड की सूरत में घुसा दें, उसको आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल अलॉइंग कहते हैं। इसके लिए टर्म यूज होती है एक एडवांस लेवल पे कंपोजिट, कि उसको इकट्ठा बना जाता है, उसमें एक रीइंफोर्समेंट होती है, एक मैट्रिक्स होता है, वो एक अलग टॉपिक है। सो शेपिंग कैसे होती है? अब शेपिंग में वो वाली बात है जैसा मैंने कहा था कि आपने देखी हुई है, सीरीज देखी हुई है अर्तुगरुल अखाजी की, कि पहले क्या होता है कि मेटल को मोल्ड करते हैं, मेल्ट करके उसको ऐड करते हैं सांचे में और वहां से निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी एक काफी मशहूर है कि सिल्वर को मेल्ट करते हैं और चूंटियों के जो घर है ना उसमें फेंक देते हैं, तो वो जब वहां से निकालते हैं प्रॉपर उनकी जो कॉलोनी की जो शेप है वो निकल के आती है। वो पहला प्रोसेस होता है, कास्टिंग कहते हैं उसको, कि मोल्टन मेटल को आपने मोल्ड में डाल दिया ताकि आपकी डिजायर शेप बन जाए। वो क्या करते हैं, वो उसको डाल देते हैं चूंटियों के घर में, तो वो जब थोड़ी सी देर सूखता है उसके बाद निकालते हैं तो वो एक बड़ी कॉलोनी बन रही होती है। दूसरा मेथड जो है ना वो है तलवार बनाने वाला। पहले तो ये है कि आपने सांचा बनाया तलवार का, उसमें तलवार रख दी, यानी कि उसके अंदर उंडेल दिया, तो वो एक प्रॉपर शेप में आ गया। दूसरा है फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब है कि उसके आपने गर्म किया और थोड़े से मारना शुरू किया, गर्म किया और उसके बाद उसको मार मार के सेट करना शुरू किया, ठीक है, या किसी चीज से प्रेस किया जब वो गर्म था। तीसरा मेथड है रोलिंग। अच्छा, दूसरा मेथड में अक्सर बनती है तलवारें, अक्सर तलवारें बनती हुई देखी होंगी आपने। तीसरा मेथड है रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल ये भी देखा होगा आपने कि आप इतनी छोटा सा मेटल का पीस दें उनको, खास करके सोने का, तो वो क्या क्या करते हैं, उसको एक मशीन में से गुजारते हैं, उसकी शीट बनाते हैं, शीट बना के फिर उसको दूसरी ऊपर मेटल रख के फिर उसकी शीट बनाते हैं। यानी कि रोलिंग का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरी मेटल को आप प्रेस करके शीट्स की सूरत में एक रोलर के अंदर से गुजार के उसको निकाल के लेके आए। थर्ड मेथड है मशीनिंग। उसका आप कटिंग कर सकते हैं, शेप ऑफ द मेटल अलॉइंग, उसको बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। तो ये सारा शेपिंग में आता है। अब आखिर में क्या है कि शेपिंग के बाद भी एक होता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में ना बड़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा कि तलवार को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद फटाफट पानी में उस तलवार को फेंक देते हैं ताकि वो जो तलवार है वो क्या हो, हार्ड हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि आप उसे हीट करते हैं, हीट करके छोड़ देते हैं अपने अपने आसरे पे, तो वो ऐसा 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 ठंडा होता है। समटाइम आप दोनों मेथड यूज करते हैं कि आप उसे छोड़ते हैं, थोड़े से ठंडा होता है, फिर उसको पानी में डालते हैं। तो पहला मेथड जिसमें आपने हीट किया और छोड़ दिया, वही ठंडा हो जाओ, उसको कहते हैं एनीलिंग। ठीक है, उससे क्या उसे 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 क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं एनीलिंग। कि आपने मेटल को हीट किया, हीट करने के बाद आपने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ा, तो अब वो मेटल क्या होगी, वो
सुकून से ठंडी होगी, अब उस मेटल में डक्टिलिटी आएगी, उसको आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप बाकी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है क्विंचिंग। क्विंचिंग होता है चलते हुए प्रोसेस को फटाफट रोक देना। ये वही है कि आप रैपिडली किसी ऑयल या फिर किसी पानी में उसको उसको फेंक दें, इसको क्विंचिंग कहते हैं। ये हार्डनेस के लिए होता है। थर्ड मैथड है टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब आप उसको क्विंच तो करते हैं, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पे क्विंच करते हैं ताकि हार्ड भी हो और डक्टाइल भी हो। सो एग्जांपल ऑफ अलॉय कौन सी है? आयरन, कार्बन के अलॉय है। अलॉय मतलब आयरन के अलॉय है विद कार्बन, और उसके साथ थोड़ा सा हमने मिक्स किया होता है कैडमियम। ब्रॉन्ज कॉपर की अलॉय है टिन के साथ। ब्रैस कॉपर की अलॉय है जिंक के साथ। मेन पर्पज ऑफ अलॉइंग क्या है जी? ताकि प्रॉपर्टीज क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। बाकी यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हुई है कि स्टील के अंदर 70% 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है, और 8% जो होता है वो क्या होता है? कॉपर, कार्बन होता है, सॉरी। और ब्रॉन्ज के अंदर जो 90% ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। 10% क्या होता है? टिन होती है। तो ये सम टाइम परसेंटेज आपसे पूछ लेते होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ अलॉइंग क्या है जी? एक तो है कि मेटल की हार्डनेस को इंप्रूव करती है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट को इंप्रूव करती है, और अलाइन करने से जो है ना ओवरऑल उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अलाय कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रेंज में आ जाता है। बाय अलाइंग द रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस बाय केमिकल। ऑब्वियसली ये जिस तरह स्टील है उसको जंग नहीं लगता, तो ये रेजिस्टेंस भी रोकता है। कलर भी चेंज करता है। एक मेटल को किसी ऐसी मेटल के साथ ट्रीट करें जिसका कलर हो, तो ओवरऑल वो कलर आ जाता है। और ऑब्वियसली कास्टिंग ऑफ मेटल जो है ना वो हेल्प करती है उसके लिए। अच्छा, कैटालिसिस का क्या काम है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटालिसिस कैसे होती है? भाई सिंपल सी मैं मिसाल देता होता हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था ना, पंजाब कॉलेज, अभी भी ऑब्वियसली वहीं पे हूँ, छुट्टी आया हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो क्या था? कॉलेज था, और यहाँ पे जो है ना वो मेरा क्या था? घर था, जहाँ पे मैं अपना रहता था। नया नया शिफ्ट हुआ था, तो मुझे एक ही रूट पता था कि ये सारा एरिया घूम के इधर आना है कॉलेज। दरमियान कोई रूट नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा बच्चों को ना कि वो सीधा कॉलेज के सामने से एक पतली सी गली है, उस पतली सी गली से वो गुजर रहे हैं। तो मैंने कहा ये रास्ता कहाँ जाता है? तो गार्ड से पता किया, तो गार्ड ने कहा कि सर जहां आप रहते हैं ना, ये एग्जैक्टली उसी के सामने निकलता है ये रास्ता। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैं चला गया। यानी कि कॉलेज है, कॉलेज से सीधा सामने छोटी सी गली है स्कूल के साथ। जब मैं वहां गया तो वो जो रास्ता मैं 15 मिनट में कवर करता था, ये रास्ता 5 मिनट में कवर हो गया। तो सारी स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट भी यही काम करता है। कैटलिस्ट वो उस गार्ड की तरह काम कर रहा है जो मेरे पास यहाँ था। उसने कहा जी कि भाई इतना लंबा रूट लेने की जरूरत नहीं है, ये जो शॉर्ट रास्ता है ये प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या क्या करता है? एक लंबा रूट था, एक ये लंबा रूट था, उस लंबे रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, लेस एक्टिवेशन एनर्जी हो, और खर्चा कम हो, टाइम कम लगे, और प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा बन जाए। ठीक है? तो कैटालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हो, सम टाइम कम भी करते हो। ठीक है, ये याद रखना। उस कैटलिस्ट को पॉइजन कहते हैं, जो कि आपकी रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। तो कैटालिसिस का प्रोसेस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट ऐसी चीज होती है जो थोड़ी सी मिकदार में इस्तेमाल हो और बाहर निकल के आ जाए बाद में। या फिर आपने इसको ना एक लफ्ज यूज करते हैं दोस्तों के लिए, तीली लगाने वाला दोस्त, कि वो एक बात एक से करता है, दूसरे दो बात करता है, आपस में लड़ाई करवा देता है। ठीक है? अब हर बात पे पुप्पो को मत लेके आया करें आप लोग, लेकिन यह है कि ऐसा बंदा जो कि दो बंदों की लड़ाई करवा दे, एक को कुछ कहे दूसरे को कुछ कहे और आपस में उसकी लड़ाई करवा दे। एक बड़ी मशहूर मिसाल भी है बैल वाली। दो बैल आपस में बड़े अच्छे थे,
तो एक लुमड़ी ने एक बैल को कहा कि तुम दूसरे बैल को कुछ नहीं बताना, दूसरे को भी यही कहा कि तुमने दूसरे बैल को कुछ नहीं बताना, और इसी बात पे वो दोनों की लड़ाई होगी। सो लेट्स मूव बैक टू टॉपिक कि कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रूट ए बी मिल के सी में जा रहे हैं, तो वो उसको किसी डी रूट से लेके सी में ले आता है और सस्ते में ले आता है। ठीक है, ओके। सो बहुत सारे यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आई थिंक बहुत सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। अच्छा, एक जरूरी बात, कैटलिस्ट प्रोसेस को बढ़ाता है, स्टार्ट नहीं करता। मतलब एक रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो वो कैटलिस्ट उसको ये नहीं करेगा कि कर दे। एक रिएक्शन स्लो हो रहा है, कैटलिस्ट को बढ़ा सकता है। ठीक है, सो नॉर्मली कैटलिस्ट जो है ना, वो हम उसको कहते हैं कैटलिस्ट दुआओं का रोल प्ले करता है कि आपने अपनी सारी एफर्ट कर दी, अब आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह ये हो जाए, तो वो जो दुआ है वो आपके पास क्या है, कैटलिस्ट का काम करती है, वो आपके प्रोसेस को बढ़ा देती है। सो लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म। होता क्या है कि दो रिएक्टेंट हैं, वो उनको आपस में मिलाता है और मिला के उनको बनाता है प्रोडक्ट और खुद चला जाता है। क्यों ट्रांजिशन मेटल क्यों कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल आर गुड एंड एक्सलेंट कैटलिस्ट। ठीक है, बाकी कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा रूट प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, activation energy is the energy needed to activate the reactants to form to get product। ठीक है, बाकी कुछ खास चीज नहीं है, मुझे ये सारा कुछ आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। सो अब इसमें डिकम्पोजिशन, आप अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे जो मैंगनीज ऑक्साइड है ये एज एन कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने में हेल्प करता है वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, बाकी डजंट मैटर, इसके अंदर जो जो चीजें वन से एक दफा पढ़ लीजिएगा आप। बाकी ये कैटलिस्ट आपको याद होना चाहिए कि इस प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में, और डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में कौन सा कैटलिस्ट है। नथिंग स्पेशल। यहाँ पे हम एंड करते हैं आपका लेक्चर। कुछ खास चीज नहीं थी इसमें, बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। बेसिमराइजेशन आपको, स्मेल्टिंग आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अलॉइंग नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना अलॉइंग। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।